मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। अगले वीक में हमने देखा पाठ 4 कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री। उन्होंने अपने जीवन में कैसे वो परिवार में रहते थे और जीवन में कैसे आगे आए। इसके बाद स्वतंत्रता में भारत देश के कार्य में वो कैसे आगे आए, इसके बारे में हमने जाना है। उसका दूसरा पाठ मैं आज शुरू करती हूँ। शास्त्री जी ने हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में तब प्रवेश किया था जब वे एक स्कूल में विद्यार्थी थे और उस समय उनकी उम्र 17 वर्ष की थी। उन्होंने भारत देश के स्वतंत्रता कार्य में कब शुरुआत की थी? जब वो स्कूल में पढ़ते थे और तब उनकी उम्र कितनी थी? 17 साल की थी। गांधी जी के आह्वान पर वे स्कूल छोड़कर बाहर आ गए थे। तो उस समय गांधी बापू ने जब बुलाया था तब वो स्कूल छोड़कर उनके पास चले आए थे। इसके बाद काशी विद्यापीठ में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। उसके बाद उन्होंने अपना अभ्यास पूरा किया, लेकिन कौन सी विद्यालय में? काशी विद्यालय में। उनका मन हमेशा देश की आज़ादी और सामाजिक कार्यों की ओर लगा रहा। वो कई पढ़ते थे, लेकिन साथ साथ में उनको देश के कार्य में ही उनका जीवन समर्पित करना था और सामाजिक कार्य में वो लगे रहते थे। परिणाम यह हुआ कि सन 1926 में वे लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए, जिसके वे जीवन भर सदस्य रहे। उसके बाद पढ़ते पढ़ते और उन्होंने सामाजिक कार्य करते करते लोक सेवा मंडल में कि सबकी सेवा करने में वो लगे गए और जीवन तक वो वही उनके सदस्य बने रहे। इसमें शामिल होने के बाद से शास्त्री जी ने गांधी जी के विचारों के अनुरूप अछूत द्वार के काम में अपने आप को लगाया। अछूत द्वार यानी कि अछूत लोगों के लिए काम करने के लिए उन्होंने अपने जीवन का उद्धार बना दिया। यहाँ से शास्त्री जी के जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो गया। सन 1930 में जब नमक कानून तोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो शास्त्री जी ने उसमें भाग लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें जेल जाना पड़ा। नमक छोड़ो आंदोलन या नमक पर जो टैक्स लगा था उसके लिए गांधी बापू ने आंदोलन किया था। उसके लिए उन्होंने किसने साथ दिया? शास्त्री जी भी उनमें जुड़ गए और उनके लिए उनको जेल जाना पड़ा था। यहाँ से शास्त्री जी की जेल यात्रा की जो शुरुआत हुई तो वह सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक निरंतर चलती रही। और एक बार जब से उनकी शुरुआत 1930 में वो एक बार जेल चले गए तो उसके बाद 1942 तक वो जेल जाते रहे। इन 12 वर्षों के दौरान वे 7 बार जेल गए। इसी से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके अंदर देश की आज़ादी के लिए कितनी बड़ी ललक थी। दूसरी जेल यात्रा उन्हें सन 1932 में किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए करनी पड़ी। सन 1942 की उनकी जेल यात्रा 3 वर्ष की थी, जो सबसे लंबी जेल यात्रा थी। इस दौरान शास्त्री जी जहाँ एक गांधी जी द्वारा बताए गए रचनात्मक कार्यों में लगे हुए थे, वहीं दूसरी ओर पदाधिकारी के रूप में जन सेवा के कार्यों में भी लगे रहे। वो गांधी बापू के जो कार्य बता रहे थे उनके साथ साथ लोगों की सेवा के में भी वो लगे रहे थे। सन 1935 में वे संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बनाए गए। इस पद में 1938 तक रहे। किसानों के प्रति उनके मन में विशेष लगाव था, इसलिए उनको सन 1936 में किसानों की दशा का अध्ययन करने वाली एक कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। वो किसानों के प्रति किसान थे, उनके प्रति उनका लगाव ज्यादा था, तो उनकी उद्धार के कार्य के लिए उनको चुना गया। पूरी लगन के साथ काम करके उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें जमींदारी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया कि जिसकी जमीन हो उनको ज्यादा लाभ होना चाहिए। इसके बाद के 6 वर्षों तक वे इलाहाबाद की नगर पालिका से किसी न किसी रूप में जुड़े रहे। मैं समझता हूँ कि इस अनुभव ने भी शास्त्री जी के व्यक्तित्व और चिंतन को नागरिकों की समस्याओं से निकट से परिचित कराया कि वो जो इनके लोग सबके साथ रहते थे तो उनके साथ उनकी जो भी जिम्मेदारी थे वो अच्छी तरह से निभाते थे और उनकी जो मुश्किलें थी, लोगों की जो मुश्किलियाँ थी, कठिनाइयाँ, मुसीबत का सामना वो अच्छी तरह करते थे। उनके पास ग्रामीण जीवन का अनुभव था। वो गांव में रहते थे और परिवार में रहते थे, इसलिए उनको ग्रामीण जीवन, गांव का जीवन कैसा उसका अनुभव था। अब इसके साथ ही इलाहाबाद नगर पालिका ने जन सेवा का भी अनुभव जोड़ दिया था।
लोकतंत्र की इस आधारभूत इकाई में कार्य करने के कारण वे देश की छोटी छोटी समस्याओं और उनके निराकरण की व्यवहारिक प्रक्रिया से अच्छी तरह परिचित हो गए थे। ये जो कार्य किया था उन्होंने लोकतंत्र का कार्य, और वो छोटी मोटी जो परिस्थितियाँ थी या मुसीबत थी वो अच्छी तरह से वो सुलझा सकते थे। कार्यक्रम प्रति निष्ठा और मेहनत करके ही अदम्य क्षमता के कारण सन 1937 में वे संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित हुए। सही मायने में यहीं से शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत हुई, जिसका समापन देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने में हुआ। सिर्फ संसदीय भवन के मंत्री सहायक बने कि वो कार्यकर्ता बने, इसके साथ उनकी जर्नी शुरू हुई। कहाँ तक? जब तक वो प्रधानमंत्री बने तब तक। शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की इतनी सही और गहरी पकड़ थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते हुए कहा था कि उन्हीं के मार्गदर्शन में मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ। श्रीमती इंदिरा गांधी ने उनको अपना गुरु माना था। देश की आजादी के बाद उत्तर प्रदेश तथा केंद्र सरकार में शास्त्री जी भिन्न भिन्न पदों पर रहे। उत्तर प्रदेश में उन्हें गृह मंत्री बनाया गया। बाद में पंडित नेहरू के अनुरोध पर वे केंद्र में आ गए। केंद्र में उन्होंने रेल और परिवहन, संचार, वाणिज्य, उद्योग और गृह जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में मंत्री पद संभाला। इन पदों पर रहते हुए शास्त्री जी ने अपनी जिस प्रशासकीय दक्षता का नाम लिया वह हमारे देश के लिए एक उदाहरण है। सभी कार्यों में उन्होंने अच्छी तरह से कार्य किया। अपने मंत्रालय के कार्य में उनका दृष्टिकोण अत्यंत व्यवहारिक तथा सभी प्रकार की औपचारिकताओं से परे होता था। वे अपने को कभी भी अपने पद के कारण ऊंचा नहीं मानते थे। वो क्या होता, जो भी पद उनको दिया गया था उनके लिए वो कभी अपने आप को ऊंचा नहीं मानते थे कि नहीं कि मैं सबके पे सब कार्य कर, मेरे हाथ नीचे काम करे, ऐसा कभी नहीं था। वो अच्छे नागरिक की तरह वो कार्य करते थे। उनकी बड़ी सीधी सी धारणा थी कि वे जनता के शासक नहीं बल्कि जनता के सेवक है। वो क्या मानते थे कि मैं जनता का शासक नहीं, उनका प्रधान नहीं, लेकिन उनका सेवक हूँ कि जो भी उनका कार्य मैं अच्छी तरह से कार्य करता हूँ। ऐसी भावना से कार्य करने के कारण उन्हें अपने मंत्रालय में तो लोकप्रियता मिली ही, साथ ही साथ सारे देश में भी लोकप्रियता मिली। इसी कारण से वो सबके लोकप्रिय हो गए थे। इसी लोकप्रियता का परिणाम था कि पंडित नेहरू के निधन के बाद देश ने उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया। देश के इस महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए केवल 19 महीनों में के छोटे से समय में उन्होंने जितनी सफलताएं और लोकप्रियता प्राप्त की वह एक उदाहरण है। शास्त्री जी के सामने अपना उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था। उसमें किसी प्रकार का दूधलापन या भटकाव नहीं था। वो अच्छी तरह से सबकी सेवा करना चाहते थे। वे हमारे देश के अत्यंत महत्वपूर्ण पदों पर रहे और इन पदों पर रहते हुए स्वाभाविक रूप से वे अधिकार संपन्न भी थे, लेकिन उन्होंने हमेशा आत्मसंयम से काम किया तथा अधिकारों से अधिक कर्तव्यों को तरजीह दी। वो क्या अधिकार, यानी ये मेरा अधिकार नहीं, लेकिन वो सारे कार्य अच्छी तरह से करते थे। शायद इसीलिए शास्त्री जी इतने अधिक लोकप्रिय भी हो सके। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 19 दिसंबर 1964 को छात्रों को संबोधित करते हुए कुछ इस तरह के विचार व्यक्त किए थे। आपके भविष्य की मंजिल चाहे जो कुछ भी हो, आप में से प्रत्येक को यह सोचना चाहिए कि आप सबसे पहले देश के नागरिक हैं। वो आपका जीवन सफर जो भी हो, कि आप भविष्य में जो भी बनना चाहते हैं वो आपका मंजिल है, लेकिन आपको क्या सबसे पहले सोचना चाहिए कि आप भारत देश के नागरिक हो। यह आपको संविधान द्वारा प्रदत्त कुछ अधिकार देता है, लेकिन इससे कुछ कर्तव्यों का भी बोझ आता है जिसे समझना चाहिए। हमारा देश प्रजातांत्रिक है जो निजी स्वतंत्रता देता है, लेकिन इस स्वतंत्रता का उपयोग एक व्यवस्थित समाज के हित में स्वेच्छा से लगाए गए प्रतिबंधों के तहत होना चाहिए। हमारा देश सांप्रदायिक देश, यानी हमको स्वतंत्रता मिलती है कि हम अच्छी तरह से अपना जीवन अपने आप खुद जिए, लेकिन देश के प्रति आपका व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए। अधिकार, कर्तव्य और आत्मसंयम के बारे में ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात शास्त्री जी ने कही थी, जिसे आज याद रखने की जरूरत है। हमारा देश, भारत देश, जो हमें अपने देश के अपने धर्म का बोलते कि आप अपने धर्म चूज करो या अपने देश में अच्छी तरह से रहो, लेकिन देश में रहने के साथ साथ हम देश के अच्छे नागरिक बने और देश के जो नियम हैं
उनका हम अच्छी तरह से पालन करें। तो यहाँ हमारा पाठ पूरा होता है कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री। इसके बाद जो शब्दार्थ है उसमें मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। इसके शब्दार्थ आपको हिंदी की नोटबुक में अच्छे अक्षर से लिखने हैं और इसकी जो स्वाध्याय है एक्सरसाइज वो मैं आपको भेजूंगी, वो आपको हिंदी की नोटबुक में लिखने हैं। दायित्व, जिम्मेदारी, निष्ठा, बिना फल की अपेक्षा, बिना फल की अपेक्षा यानी अनाशा, समर्पण, सौंपना, अर्पित होना, समन्वय, संयोग, निहित, भीतर रहा हुआ, भीतर रहा हुआ, अंतर्गत। दूसरा वाक्य क्या है? अंतर्गत। आस्था, श्रद्धा, विश्वास, विरासत, उत्तराधिकार, यानी वारसा, गुजराती में आह्वान, ललकार, चुनौती। दूसरा वर्ग क्या है? चुनौती। उन्मूलन, जड़ से नष्ट करना, दक्षता, निपुणता, तरजीह, प्राधान्य, अग्रिमता, प्रदत्त, दिया हुआ, निर्वाचित, चुना हुआ, दीक्षा, समारोह, विश्वविद्यालय का प्रमाण पत्र देने का उत्सव, विश्व विद्यालयों का विश्वविद्यालय का प्रमाण पत्र देने का उत्सव। इस सारे शब्दार्थ में वो आपको हिंदी की नोटबुक में अच्छी तरह से लिखना है। इसके बाद भाषा स्वच्छता है,
टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 24 पर भाषा सत्ता में हम इससे पहले अवयव के बारे में समझ चुके हैं। अब इनके भेद के बारे में समझेंगे। भावेश कम बोलता है, साहिल झटपट तैयार हो गया, सान्या प्रतिदिन कार्यालय जाती है, वंदना भीतर बैठी है। निर्देशित वाक्य में रेखांकित शब्द अपने साथ आए क्रियापदों की विशिष्टता प्रकट कर रहे हैं। बोलता है लेकिन कम, तैयार लेकिन झटपट। इस तरह कम शब्द क्रिया का परिणाम मात्रा, झटपट शब्द क्रिया की रीति, प्रतिदिन शब्द क्रिया के काल और भीतर शब्द क्रिया के स्थान संबंधी विशेषता बताते हैं। अर्थात वे क्रिया विशेषण अवयव हैं। क्रिया विशेषण अवयव यानी क्रिया करते हैं लेकिन झटपट उसकी रीति बताते हैं, उसका काल बताते हैं। ये सारे कि काल यानी कब किया गया, क्रिया की लेकिन कब, ये समय। तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण अवयव कहते हैं। जैसे आजकल, कल, साथ, ऊपर, नीचे, खूब, कम, अधिक, वे क्रिया विशेषण अवयव है। राम के साथ लक्ष्मण भी वन में गए, बगीचे के चारों ओर दीवार बनी हुई है, हमारे घर के आगे मस्जिद है, मनीषा मानसी से मधुर गाती है, आज साजिद की जगह वाजिद खेलेगा। ये सभी किसी न किसी संज्ञा के बाद प्रयोग हुए हैं। ये वाक्य में आए अन्य संज्ञा शब्दों से संबंध का बोध करा रहे हैं। इसके बाद है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयोग किए जाते हैं तथा अन्य संज्ञा, सर्वनाम या अन्य शब्दों के साथ संबंध का बोध करवाते हैं, उसे संबंधबोधक अवयव कहते हैं। नूरुद्दीन, संजय और नीलेश गांधीनगर गए। रमेश ने परिश्रम किया इसलिए प्रथम आया। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द दो शब्दों, दो वाक्यों या दो वाक्यांशों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। दो वाक्यों, वाक्यांशों अथवा शब्दों को परस्पर मिलाने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक अवयव कहा जाता है। जैसे और, तथा, किंतु, अथवा, इसलिए आदि। इसके बाद है अरे क्या बात करते हो, जो शब्द विस्मय, आश्चर्य, हर्ष, प्रशंसा, घृणा, शोक, भय आदि भावों को प्रकट करने के लिए हमारे मुख से स्वतः निकल पड़ते विस्मय बहुत अवयव कहते हैं। आज मैंने बहुत कम खाना खाया। अंजलि सोनल के आगे बैठी है, मीनाक्षी और सालवी गांव जा रहे हैं। आपने जो अवयव छाटे हैं उनका प्रयोग करके अन्य वाक्य बनाए। इस सारे जो है भाषा सत्ता में क्या गाया गया है, क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण में क्या क्या आता है, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये सारे ये जो है वो आपको अच्छी तरह से समझने हैं कि क्रिया विशेषण है लेकिन क्रिया का भाव कैसा होता है, क्रिया कब की गई है, ये सारे हैं वो आपको अच्छी तरह से समझना है कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। इस तरह ये पूरा पाठ मैंने आपको पूरा किया। इसके बाद ये सारे शब्दार्थ आपको नोटबुक में लिखने हैं और टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक्स में लिखनी है और नोटबुक की एक्सरसाइज स्वाध्याय आपको नोटबुक में लिखना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।